Hello friends, welcome to iExamP. In this video, we'll see some financial awareness static MCQs for your upcoming IBPS RRB Scale 2 and Scale 3 officer. In the last video, जो आपके financial awareness पे था, we have discussed a wholesome strategy for your financial awareness. क्या strategy रहना चाहिए? What kind of questions are being asked? उसके कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एंड हाउ यू कैन टैकल एंड उसके क्या क्या सोर्सेस आपको फॉलो करने हैं. तो उसी लाइन पे हम देखेंगे क्या क्या स्टैटिक एमसीक्यूज किस लेवल के आते हैं एंड विल सी कि कितने एमसीक्यूज आप कर पाते हो एंड आप अपना स्कोर बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम लाएंगे आपके आरआरबी प्रिपरेशन के लिए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. इफ यू हैव एनी क्वेरीज विद रेस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, hello@iexamp.com पे आप मेल कर सकते हो और 9205524028 पे आप कॉल भी कर सकते हो. और कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप iexamp.com पे विजिट कर सकते हो. तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न. यहाँ पे यू कैन सी फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स. सो आउट ऑफ 200 आप 40 मार्क्स का फाइनेंशियल अवेयरनेस पे दोगे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा है. The amount of time, the amount of effort you will be putting into this section will be much less than other sections. तो यहाँ पे आपको एक specified चीज करके you can get maximum scores. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो स्टैटिक बेस पे है. What is the main objective of KYC guidelines followed by banks? These are the three statements. You need to tell me which of the three following statements are correct. You need to pause the video and then आपको आंसर करना है एंड एंड में बताना है कि आपका कितने सही हुए और कहाँ पे क्या गलत हुआ. Yes, first and the second statements are correct. It helps prevent banks from using criminal networks. Yes, of course. And KYC helps the banks to communicate with clients in financial transactions. Yes, क्योंकि उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया जाता है. फॉर केवाईसी ओनली आइडेंटिफिकेशन एविडेंस इज रिक्वायर्ड. नहीं, आपको पता होगा ओनली आइडेंटिफिकेशन से नहीं होता है, एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होता है, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर्स आइडेंटिटी एसेस द पॉसिबल रिस्क टू बिजनेस रिलेशनशिप फ्रॉम क्रिमिनल इंटेंशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, here is the required document serving as identification evidence as well as address proof. आइडेंटिफिकेशन की एविडेंस भी चाहिए एंड आपको एड्रेस प्रूफ भी चाहिए. तो पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है. सो ओनली आइडेंटिफिकेशन एविडेंस इज इनकरेक्ट. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. The next question, which of the following is not one of the domestic systematically important banks or DSIBs? You need to pause the video and then answer. Yes, बैंक ऑफ बड़ौदा इज नॉट वन ऑफ द डिसिप्स. हमें पता है कि कौन कौन से डिसिप्स हैं अभी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक. सो दीज थ्री बैंक्स आर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. ये कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है? दिस कैटेगराइजेशन हैज बीन डन बाय आरबीआई. क्यों किया गया है कि दिस ये बैंक के साइज बहुत बड़े हैं. लाइक द नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स दे हैव, द काइंड ऑफ डिपॉजिट्स दे हैव, the amount of deposits they have, the amount of loan they have given. अगर ये बैंक फेल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होगा. दैट इज द रीजन कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स किया गया है कि इनके ऊपर अच्छे से नजर रखा जा सके. सो दैट इज द पर्पज ऑफ डिसिप्स. सो आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक. दिस थ्री आर द डिसिप्स. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइस, अभी आप 45% ऑफ अवेल कर सकते हो B45 कोड यूज करके हमारे IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर में. आपको पूरा सिलेबस का वीडियो लेसन्स मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे. यू विल बी गेटिंग एनफ प्रैक्टिस टेस्ट. बोथ आपके हर एक सेक्शन में टेस्ट मिलेंगे और ओवरऑल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे. लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस विल बी देयर जहाँ पे आप डायरेक्टली फैकल्टी के साथ कनेक्ट करके आपका डाउट पूछ सकते हो एंड इंटरव्यू गाइडेंस विल बी देयर. सो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक आप आरआरबी ऑफिसर ना बन जाओ विल बी देयर विथ यू. तो आप iexamp.com विजिट करके हमारे कोर्सेज के बारे में ज्यादा जान सकते हो एंड 45% ऑफ के लिए यू कैन यूज दिस B45 कोड. The DSIPs banks are classified into how many buckets? हमने देख लिया कि DSIPs हैं, तो ये जो DSIPs हैं उनको कुछ buckets में हमें डिवाइड किया जाता है. तो how many buckets? Yes, the answer is they are divided into 5 buckets. ठीक है, जैसे कि bucket 1 2 3 4 5 with 5 bucket 5 being the most important followed by the rest in decreasing order. तो आप देखोगे जो जितने भी डिसिप्स होंगे, अभी 3 है, आगे और भी ऐड हो सकते हैं, तो दे विल बी डिवाइडेड इनटू दिस बकेट्स. तो टॉप जो 5 बकेट नंबर 5 में जो रहेगा दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बैंक. ठीक है, फिर धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा.
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन बकेट 3, आप देखोगे यहाँ पे एसबीआई है, व्हाइल आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक आर इन बकेट 1। तो एसबीआई है बकेट 3 में और बकेट 1 में है आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। तो आप देखोगे बकेट 4, 5 एंड 2 में कोई भी बैंक नहीं है, ठीक। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और क्रेडिट ब्यूरोज आर रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यस, द आंसर हियर इज आरबीआई, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे आपको पता होगा जो सिबिल है, तो these are your credit information companies, not credit rating agencies. Credit rating agencies are different, they are regulated by SEBI, but here the credit information companies or credit bureaus are regulated by Reserve Bank of India. As per the rule, a company must be owned and controlled by a resident Indian citizen, तभी जाके credit information companies set up कर सकते हैं। The next question is which of the following statements about the DSIs are important? जैसे हमने देखा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरर्स। These are the three statements. Yes, the answer is all of the above statements are correct. जैसे कि है these insurance institutions are perceived as insurers that are too big to important to fail. मतलब अगर they fail तो they will have very bad consequences in the overall economy. So they refer to insurers such as size, market importance, domestic and global interconnectedness. इस सबको लेके इन्हें DSI पे कैटेगराइज किया जाता है। अभी एज ऑफ नाउ LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंश्योरेंस को, तो ये तीन है अभी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस में, आपको याद रखना है दीज थ्री नेम्स, ठीक है। Okay, here is the next question on electoral bonds, very important. Only the political parties which secured not less than what percentage of votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly of the state shall be eligible to receive the electoral bonds. ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिसीव करने के लिए क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से द पॉलिटिकल पार्टी मस्ट गेट इतने परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1%, ठीक है। 1% वोट, एटलीस्ट टोटल वोट्स का 1% पोल होना चाहिए। एंड आपको पता होगा ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रोपा एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर 1% इज द क्राइटेरिया, 1% वोट्स उनको टोटल वोट्स के मिलना ही मिलना होगा। Which amendment paved the way for introduction of GST? Very basic and very easy one. Yes, it is 101st amendment, ठीक है। 101st amendment act of 2016 it paved the way for introduction of goods and services tax। यहाँ पे हम देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल is a constitutional body created under article 279. It is a joint forum of the center and the state। कौन कौन रहते हैं इसमें? चेयरपर्सन इज यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज रेवेन्यू और फिनांस वो भी रहेंगे, एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनांस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऑफ फिनांस और मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर जिसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा वो भी मेंबर रहेंगे। तो चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फिनांस मिनिस्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट सीपीआई? Yes, consumer price index, all of the above statements are correct. Consumer price index is the measure of changes in the price level at the consumer level. नाम में ही है consumer price index, yes consumer level पे check करता है। Changes in prices at the producer level are tracked by the wholesale price index, ठीक है। WPI होता है जो wholesale price है उसको track करता है wholesale price index। CPI can capture the changes in the price of services which WPI cannot, yes। CPI क्या है? कंज्यूमर लेवल पे प्राइसेस चेक करता है। तो CPI ऑब्वियसली जो सर्विसेज हैं, सपोज आप होटल इंडस्ट्री पे जाते हो, रेस्टोरेंट्स पे जाते हो, वहाँ पे जो सर्विस चार्ज लिया जाता है, सर्विस जो आपको सर्विस के लिए जो कॉस्ट है वो तो बस उसका कंज्यूमर लेवल पे ही कॉस्ट है। ऐसा तो कोई कुछ नहीं है ना कि ये सर्विस का होलसेल का रेट क्या है, क्योंकि होलसेल लेवल पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो सर्विसेज आर ओनली अवेलेबल एट द कंज्यूमर लेवल, इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलोन कैन ट्रैक चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से समझ लेना। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स पे लिखना, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीपीआई इंडेक्सेस आर रिलीज्ड इन इंडिया? तो हमने देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था जो कंज्यूमर लेवल में प्राइस चेंजेस को ट्रैक करता है। इट इज आस्किंग कितने टाइप्स के सीपीआई इंडेक्स होते हैं। द आंसर इज
4, ठीक है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, सीपीआई फॉर urban non-manual employees. So these are the 4 kind of सीपीआई इंडेक्सेस। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताना कि ये जो 4 टाइप ऑफ सीपीआई इंडेक्सेस हैं, इन्हें कौन रिलीज करता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी के ऊपर है, व्हिच ऑफ द सीपीआई इंडेक्सेस आर नॉट कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, लास्ट मैंने जो बोला था इसी पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यस, CPI urban non-manual employees, this is not compiled by Labor Bureau, this is compiled by NSO, National Statistical Office, under the Ministry of Statistics and Program Implementation. बाकी जो 3 हैं, these are compiled by Labor Bureau, please remember, 3 है except the UNME, बाकी जो 3 हैं ये Labor Bureau उसे रिलीज करता है, एंड यूएनएमई को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। लेबर ब्यूरो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अंडर आता है, एंड एनएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not one of the pillars of पीएम जनधन योजना? जनधन योजना के कुछ पिलर्स हैं, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो पिलर्स में से नहीं है। जनधन योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑल ऑफ द अबव आर पिलर्स। आप देखोगे कि जनधन योजना का 6 पिलर्स हैं टोटल। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट जो बीएसबीडी अकाउंट बोला जाता है, तो उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपीज का रहता है, एंड इसमें कोई मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स विल बी देयर, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो दीज आर द 6 पिलर्स ऑफ पीएम जनधन योजना और नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का अम्ब्रेला मिशन है। तो बस आप ये मत सोचना कि जनधन योजना मतलब बस अकाउंट खोल देना है, नहीं, जनधन योजना के अंदर बहुत कुछ है। ये 6 पिलर्स से आपको पता लग रहा होगा, दीज आर द 6 पिलर्स। DICGC, which of the following statements about the DICGC is or are true? आप पोज करके वीडियो आंसर दे सकते हो। यस, द आंसर इज 1 and 2। यहाँ पे आपको पता होगा DICGC is a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India. Yes, correct. It was established in 1978. Also, this is correct. DICGC का क्या होता है, जब बैंक फॉल करता है तो each and every depositor is insured up to ₹5 लाख। तो ये स्टेटमेंट लेकिन गलत है। कहाँ पे गलत हो गया? DICGC इंश्योर्स ओनली सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। DICGC इंश्योर्स सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, एवरी काइंड ऑफ अकाउंट अप टू 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक हर टाइप का अकाउंट को वो इंश्योर करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस फिगर एज वेल, 5 लाख का फिगर है। The National Payments Corporation of India (NPCI) is an initiative taken by which of the following to operate retail payment settlement system in India? तो NPCI आपको पता होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। जबकि आपको पता होगा ये यूपीआई एंड एवरीथिंग, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड, एवरीथिंग, ये सारे चीज एनपीसीआई की देन है। तो एनपीसीआई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने बनाया था? द आंसर हियर इज ए एंड बी, दैट इज आरबीआई एंड आईबीए, दैट इज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों मिलके ही एनपीसीआई को एस्टेब्लिश किए थे। The organization was founded in the year 2008 under the Payment and Settlement Act of 2007, ठीक है। Payment and Settlement Act 2007 के अंडर ये बनाया गया, that is the reason this is a statutory body, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन कोई पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनता है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई एक्ट के तहत बनता है, कोई आर्टिकल के तहत बनता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। Which respect to different kinds of economies, consider the following statements and choose the correct option. So with respect to different kinds of economies, consider the following statements and choose the correct option. पॉज करके वीडियो आप आंसर दे सकते हो। Yes, an economy in which there is both private sector and government sector is known as mixed economy. Yes, and in India we have a complete capitalist economy. capitalist economy में क्या होता है, we'll see. And economy inequality is one of the major outcomes of planned economy. This is also incorrect. आप देखोगे कि capitalist economy में बस प्राइवेट सेक्टर रहता है, गवर्नमेंट का बिजनेस में कोई रोल नहीं रहता है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया, राइट? वी हैव पीएसयूज, we have private sector, we have both the things, that is the reason we are a mixed economy, ठीक है। so economic inequality is one of the major outcomes of planned economy. planned economy क्या होता है, जो यहाँ पे हमने देखे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बस प्राइवेट सेक्टर रहता है, प्लान्ड इकोनॉमी उसका अपोजिट है, बस
कॉर्पोरेट, सॉरी, बस गवर्नमेंट रहेगा। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वो चाहे प्राइसेस से लेके कितना लेबर मार्केट में रहेंगे, कितना अमाउंट ऑफ मनी विल बी सर्कुलेटेड इन द मार्केट, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज डिसाइड करेंगे या गवर्नमेंट डायरेक्टली डिसाइड करेगा। ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है कि सोसाइटी में इक्वालिटी बना रहे। ऐसा ना हो कि जैसे अभी देखोगे प्राइवेट सेक्टर की प्रोलिफरेशन से क्या होता है, कुछ लोगों के पास ज्यादा वेल्थ रह जाता है और कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। वहां से इनइक्वालिटी होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में इनइक्वालिटी नहीं होता है। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस इनइक्वालिटी, प्लान्ड इकोनॉमी का आइडिया पहले आया था। सो प्लीज रिमेंबर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज नॉट वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आता है कहाँ से? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। The income which is available with a person for spending is called what? Very easy one, आप ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हो। यस, इट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, सपोज एक पर्सन है, उसका टोटल सैलरी आया, उसके बाद टैक्स चला गया, फिर उसके बाद कुछ रेगुलर खर्चे चले गए, देन उसके बाद जो पैसा रह रहा है, दैट्स हिज डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री गोज टू इधर प्राइवेट sector or households or the government. What finally reaches the household is known as personal income, or the amount that can be spent in the personal disposable income. After the tax and every deductions, उसको जो मिलता है, जो खर्चे करने के लिए मिलता है, that is called personal disposable income. So we have seen a good number of questions. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, and please आप कितना स्कोर आपका बन रहा है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगेन गाइस, अगर आपको एक कोर्स एनरोल करना है B45 कोड यूज करके, यू कैन गेट फ्लैट 45% ऑफ इन आवर कोर्सेज। आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स, पूरा सिलेबस कवर का स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज मॉक टेस्ट, लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि कुछ ही सब्जेक्ट में होगा, जनरल अवेयरनेस में होगा, कंप्यूटर्स में होगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट पे होगा, एंड आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। तो आप exambit.com विजिट करके हमारे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जान सकते हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाएं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज गाइस, hello@exambit.com पे आप मेल कर सकते हो, और यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट 9205524028। थैंक यू।